प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक ठाक से चल रही होगी। प्यारे भाइयों, जैसा कि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं ला रहा हूँ, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि यहाँ गांव में डाटा की बहुत प्रॉब्लम है। इसकी वजह से वीडियोस मैं ला नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गया है और यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे उनका एसएससी जीडी में नहीं हो पाया। सेम रीज़न यूपी पुलिस में भी है। यूपी पुलिस में भी जहां बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े टीचर्स जो अपना आंकड़ा लगा रहे थे, तो मैंने भी वही आंकड़ा लगाया था। मेरा भी जो कट ऑफ है, मेरे कट ऑफ से जो है हाई गया है जो है बोर्ड का कट ऑफ। यानी कि मैंने जो कट ऑफ बताया था वो 85 से 90 क्वेश्चन बताया था, यानी कि इसी के आसपास में रहने वाला है, लेकिन कट ऑफ जो है हाई गया। उसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने जो कट ऑफ बताया था वो मैंने किसी चैनल को देख के नहीं बताया था, न तो मैं ऐसे ही हवाई में तुरंत उठाया और जो मन आया तुरंत बता दिया। उसके पीछे रीज़न था। मैंने अपने आसपास के जितने भी फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट थे, जितने भी लोग यूपी पुलिस का पेपर दे रहे थे, जीडी का भी दे रहे थे, तमाम भर्तियों की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे मैंने काफ़ी विचार विमर्श किया और जो यूपी पुलिस का पेपर दे के आए थे उनसे बात किया, उनका स्कोर जाना, लाइब्रेरीज़ में देखा, लाइब्रेरीज़ में मैंने आंकड़े इकट्ठे किए और साथ ही साथ मैंने लॉज वहाँ फ्रेंड के लॉज में गया, यहाँ वहाँ काफ़ी मैंने वहाँ भी देखा, कोचिंग में भी गया, यानी कि काफ़ी आंकड़े कलेक्ट किए। उसके उपरांत मैंने जो कट ऑफ बताया था वो बनाया था। अब मेरी कट ऑफ फ्लॉप कैसे गई? मेरे साथ के जितने भी लड़के थे जिन्होंने भी अपना स्कोर बताया था वो एग्जैक्ट सही बताया था, वो गलत नहीं बताया था। तो मेरे साथ के जो भी लड़के थे उनमें किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो और वो भी ऐसे स्टूडेंट नहीं थे कि जो नहीं पढ़ते थे, पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। और जिस तरह से यूपी पुलिस का पेपर हुआ है और इसका जो इस बार पेपर का जो मॉडल था, हम नहीं कह सकते कि वो ईजी था। ईजी तो नहीं कह सकते बिल्कुल, क्योंकि जैसे अगर 30 से 31 वालों का अगर हम ले लें तो अगर उसमें मान लीजिए सपोज दैट 4 क्वेश्चंस अगर आपके गलत आपने मेंशन कर दिए उसमें, तो उसी 4 क्वेश्चन के चक्कर में पूरा पेपर ख़राब हो सकता है। ये मुमकिन है। आपके दिमाग में बार बार ये डाउट आएगा, आपको खुद के ऊपर डाउट होगा कि यार मैंने इतना कुछ पढ़ रखा है और ये क्वेश्चंस आ नहीं रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो उसके वजह से बाकी और भी जो आसान प्रश्न हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो लाजमी है कि जो 30 से 31 वालों का है वो कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है। और ऐसा नहीं कह सकते कि बाकी जो शिफ्ट के स्टूडेंट थे, जैसे मेरा 23 सेकंड में था, तो ऐसा नहीं कह सकते। जैसे अंकित भाटी सर ने बताया था कि जो 23 सेकंड थी वो सबसे हार्ड मानी गई थी उनके आंकड़े के अनुसार। हालांकि बोर्ड ने 23 फर्स्ट को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर दिया है और 23 सेकंड को थोड़ा कम दिया है। बोर्ड का अपना मानना है, उसके पास बोर्ड के पास एक्चुअली में जो रियलिटी में उसका रिकॉर्ड है, और बोर्ड जो भी करता है वो सही करे। बट देखने वाली चीज़ है कि क्या सच में
23 सेकंड सबसे हार्ड थी और 23 फर्स्ट जो है वो इससे भी हार्ड थी, क्योंकि तभी तो उसमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है। ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एग्ज़ाम था 23 फर्स्ट और सेकंड का, इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन मिला। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जिसका भी 23 को पेपर था वो उन स्टूडेंट का जो अग्नि परीक्षा थी वो बहुत ही कठिन थी, इतना समझ लीजिए। क्योंकि जो पेपर का लेवल था उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला शुरू से लास्ट तक। अगर आप देखेंगे 30-31 का भी देखेंगे तो पेपर में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिला। इसके बावजूद जो जीएस का पोर्शन था वो लास्ट में इजी कर दिया था, यानी कि यूपी जीके भी इजी कर दिया था। यूपी जीके भी 4 से 5 प्रश्न आ रहे थे, बाकी जो नॉर्मल जीएस है उसमें भी आ रहे थे। तो ये जीएस लास्ट में जो आसान कर दिया, बाकी मैथ में भी थोड़ा इजी देखने को मिला। रीजनिंग का जो लेवल था वो लगभग सेम था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि 23 फर्स्ट एंड सेकंड को जो नॉर्मलाइजेशन मिला वो मतलब ठीक नहीं था, ऐसा तमाम बातें। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि 23 में जो नॉर्मलाइजेशन मिला वो थोड़ा और बढ़िया मिलना चाहिए था। और क्योंकि अगर आपने प्रश्नों का लेवल समझ लिया और प्रश्नों के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लास्ट में, तो आप ये 10, 12, 15 नंबर क्या है, आप बहुत सारे नंबर अच्छे से स्कोर कर सकते हो। आपको लेवल पता है कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं और आपने किया क्या, सिर्फ वहाँ पर डिजिट चेंज है, आपने सिर्फ वही किया। और लेवल पता चल जाना एक स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। नॉर्मलाइजेशन उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती। आपको लेवल पता हो गया कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, एक प्रकार का आपको आंसर की ही मालूम चल गया कि आपको कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी बोर्ड ने घुमावदार प्रश्न पूछे होते तो थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन वो नहीं किया। बल्कि शुरू से लेकर लास्ट तक आपके प्रश्न अगर आप लोग देख पा रहे होंगे जो शुरुआत में पेपर दिए हैं, मैं किसी शिफ्ट को मतलब वो नहीं बता रहा हूँ कि अगर आपकी किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम थे तो आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं मेरा इसमें था इसलिए मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूँ या मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ। नहीं, जो रियलिटी है वो बात को समझिए आप। सपोज दैट आपने 10 नंबर 23 फर्स्ट और सेकंड दोनों की बात करें, अगर आपने 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में पा गए और वही जो लास्ट वाला बंदा है जिसका 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, उसने मैथ के मान लीजिए सपोज दैट 20 प्रश्न आ रहे हैं, हालांकि 25 प्रश्न पूछे गए थे 25 के अप्रॉक्सीमेटली में, इससे कम नहीं आ रहे थे। अगर 25 प्रश्न है उसमें से 20 प्रश्न हूबहू लेवल के पूछे जा रहे हैं, सिर्फ डिजिट चेंज है। अगर उसने 20 प्रश्न यहाँ से अपना बढ़िया सा बना लिया तो नॉर्मलाइजेशन उसका क्या उखाड़ पाएगी बताइए। सेम रीजनिंग में जैसे प्रश्न पूछे जा रहे थे सेम पैटर्न पे लास्ट तक पूछा जा रहा था। रीजनिंग में अगर मान लीजिए 10 प्रश्न जो कठिन आ रहे थे जिसको नहीं समझ में आ रहा था उसने उसी पैटर्न में तैयार कर लिया और वो 10 प्रश्न उसके एग्ज़ाम में काम आ गए, तो नॉर्मलाइजेशन उसका क्या उखाड़ पाएगी बताइए। सेम जीएस, सेम हिंदी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिसका शुरुआत में एग्ज़ाम था वो भाई जितना भी स्कोर आपका हुआ था वो बहुत ही अच्छा स्कोर था। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, रिज़ल्ट में नाम आया नहीं आया अलग बात है, बट आप सच में आपने अपना 100% दिया। एक्चुअली में जो कट ऑफ आनी चाहिए थी वो 85 क्वेश्चन के आसपास आनी चाहिए थी, 85 से 90 के बीच में। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ऑन द स्पॉट इनडायरेक्टली समझिए कि चोरी बेईमानी इन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई भी सरकार रोक नहीं सकती। किसी की भी सरकार में ये चीज़ें बंद नहीं हो सकती।
हालांकि कुछ कम हो सकता है बट पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता, क्योंकि चोरी बहुत ईमानदारी से की जाती है ना। तो इस तरह से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे भाई बंधु जिनका रिजल्ट में नाम नहीं आया, प्लीज़ आप धैर्य मत खोइए और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। ईश्वर आपका ज़रूर साथ देगा। गॉड पे भरोसा रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए, ना इस भर्ती में तो नेक्स्ट भर्ती में। आपको पता है कि 25 में आने वाला है, होमगार्ड की भर्ती आने वाली है और जेल वार्डन फायरमैन की भर्ती आने वाली है, कांस्टेबल की भी हो सकता है लास्ट 25 तक दिख जाए, दरोगा के भी। हालांकि भर्तियां लगातार लगी हुई हैं, तो अगर आप होमगार्ड में भी भर्ती हो जाते हैं तो भी आपकी सैलरी सेम है यूपी पुलिस से, तब भी आपके लिए सोने पे सुहागा है। प्यारे दोस्तों, अगर आप होमगार्ड में वहाँ हो जाते हैं तो इसके बाद जो आप विभागीय परीक्षाएं तो इसमें शायद नहीं होती, लेकिन जो यूपी पुलिस की परीक्षाएं होंगी उसमें आपको अलग नज़रिए से देखा जाएगा। आपके फॉर्म जब फिलअप होंगे तो आप होमगार्ड की कैटेगरी में आएंगे, तो वहाँ पर आपके लिए बिल्कुल पुलिस का एग्ज़ाम निकालना बिल्कुल बच्चों का खेल है, क्योंकि कट ऑफ उसका बिल्कुल, अगर आप हिंदी और रीजनिंग भी संभाल लिए ना तो आपका काम हो गया। तो इस तरह से सबसे पहले आप सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास करिए। आप अगर सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं तो आप शिखर पे पहुंच ही जाएंगे। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बारे में ना सोचिए, है ना। बाकी अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मेरा डीवी और पीएसटी के लिए नाम आया है और प्रतापगढ़ में 15 तारीख को मेरा है, और मेरे एक दोस्त का भी, उसका भी 15 तारीख को है, तो हम दोनों साथ में ही वहाँ पर जाने वाले हैं DPST के लिए। और अगर मैं अपने फ्रेंड सर्किल में बात करूँ तो मेरे फ्रेंड सर्किल में सिर्फ एक लड़का, जो मैं कॉलेज के दिनों में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय वो फ्रेंड सर्कल में था मेरे, उसी का नाम आया है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो लगभग 20-22 लोगों के ग्रुप में किसी का नाम नहीं आया है। और पढ़ने में अच्छे हैं लड़के, ऐसा नहीं है, पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है, और रनिंग भी इस समय लगभग चल ही रहा है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो इसमें पढ़ाई भाई नहीं हो पा रही है। पढ़ाई अभी बुक जब से रिज़ल्ट आया है उसके पहले से ही बुक हमने छुआ ही नहीं। हालांकि ये मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है, मुझे आगे UPSI की भी तैयारी करनी है तो उसके लिए भी मुझे अब से ही लगना पड़ेगा। तो एक्चुअली में जो इस समय स्थिति चल रही है उसमें ना तो बुक उठाने का मन कर रहा है, ना तो कुछ करने का मन कर रहा है, बट ये मेरे लिए घातक साबित हो सकता है। तो मैं वो चीज़ अभी मैं स्टार्ट करूँगा। प्यारे दोस्तों, RWA पे मैंने हर मॉक लगाया। जब से मॉक आ रहा था मैं हर संडे को मॉक लगाता था, और किसी भी मॉक में मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। आपको ये सोचने में बड़ा आश्चर्य होगा कि किसी में भी मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। सिर्फ एक में कट ऑफ क्लियर हुई थी, जो यानी कि मेरा 23 को एग्ज़ाम था, यानी कि उसके 4 दिन पहले जो संडे था, उसके पहले जो संडे था उसमें जो मॉक हुआ था उसमें मेरी कट ऑफ क्लियर थी, और उसमें शायद मेरा नंबर 230 के आसपास मेरा नंबर था, यानी कि 115 क्वेश्चन उसमें मेरा था, उसी में मेरी कट ऑफ क्लियर हुई थी। और मुझे काफ़ी खुशी हुई थी उस कट ऑफ को देखकर। और मैं लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम देने जा रहा था तो काफ़ी मेरे माइंड में और मेरे कॉन्फिडेंस में काफ़ी इजाफा देखने को मिला था कि यार मैंने कट ऑफ क्लियर किया है, तो अभी इस एग्ज़ाम में भी मुझे अच्छा करना है। और मेरे दिमाग में, मेरे एजुकेशन में एक चीज़ कॉमन थी कि मैं कभी भी मतलब खुद को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करता था कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। इवन जब खाना बना रहे होते हैं, जब आप जैसे इलाहाबाद में रहते थे तो रोटी सेकना, रोटी बनाना, सब्ज़ी बनाना, तमाम चीज़ें जो दैनिक दिनचर्या में चीज़ें हैं वो होती रहती हैं। तो जो लास्ट टाइम जो 2 महीने का पीरियड था,
उसमें मैंने कभी भी अपने आप को ख़राब मतलब अपने आप को किसी इधर-उधर कामों में नहीं लगाया। इवन मैं आपको बता दूँ, जब मैं आटा लगा रहा होता था, जब रोटी सेक रहा होता था, उस समय भी रात को 8 बजे, क्योंकि रात को 8 बजे ही मैं रोटी बनाता था। तो विवेक सर की क्लास आते थे तो उसको मैं देखता था। तो हालाँकि कभी-कभी मैं सिर्फ़ सुनता ही था, सिर्फ़ सामने मोबाइल रख दिया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं सुन भी रहा था और मन में अपने आंसर भी दे रहा था। तो उससे भी काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ मेरे को। और मैं आरडब्ल्यू के नवीन सर का हिंदी में पूरा पढ़ा था। यानी कि थ्योरी मैं नहीं पढ़ा था। उनका जो लास्ट टाइम जो मैराथन आया था उसको मैंने देखा था, और लास्ट टाइम जो उनकी सीरीज़ आई थी उसको मैंने देखा था। यानी कि उससे भी मुझे काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ। अभी टेस्ट की बात करूँ तो मैं कभी संडे को अभी टेस्ट बंद है। मैं जल्दी टेस्ट चालू करने वाला हूँ और जल्दी सब कुछ अभी स्टार्ट करूँगा। और मैथ मैंने राहुल तेवतिया सर से भी पढ़ा था और मारूफ सर से भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। यानी कि मैं किसी एक टीचर को अपना श्रेय नहीं देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक टीचर से पढ़ाई किया था, नहीं। जैसे अभी वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी-जीडी की जो रैंक 2 यानी कि एयर जो 2 रैंक लाई है, रुचि यादव शायद नाम उनका, यादव ही है। तो यानी कि इलाहाबाद के जो प्रतिष्ठित संस्थान है, 2 संस्थान है, आप लोग देख सकते हैं। यानी कि क्लाइमेक्स अकेडमी में भी वो गई हैं और एग्ज़ामपुर में भी गई हैं। यानी कि उस बच्ची का जो मतलब, यानी कि जो ऐसा नहीं कि मैं किसी संस्थान से सिर्फ कंपल्सरी सिर्फ इसी संस्थान से पढ़ी हूँ। यानी कि दोनों संस्थान से उन्होंने हेल्प लिया है। और आज की वर्तमान स्थिति यही है कि कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो बोल दे कि मैं सिर्फ एक संस्थान से पढ़ाई कर रहा हूँ, वहीं से मैं सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं मानता। ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में आप लोग एग्ज़ामपुर से भी पढ़ रहे होंगे, आरडब्ल्यूए से भी, यानी कि जो टीचर आपको अच्छा लग रहा होगा, उस टीचर को आप लोग पकड़ रहे होंगे। क्लाइमेक्स अकेडमी में भी कोई टीचर अच्छे, जैसे मुझे अरविंद सर अच्छे लगते हैं, मुझे मारूफ सर उतने अच्छे नहीं लगते। यानी कि अरविंद सर की रीजनिंग मुझे अच्छी लगती है, साथ ही साथ मुझे हिंदी अच्छी लगती है, अजय सर की, अखिलेश सर की हिंदी अच्छी लगती है, तो मैं उनका देखता हूँ। मुझे मारूफ सर की मैथ उतनी नहीं अच्छी लगती, सबकी अलग अलग पसंद है। मुझे राहुल तेवतिया की मैथ अच्छी लगती है, तो और संदीप सर की रीजनिंग अच्छी लगती है, तो सबकी अलग अलग पसंद होती है। तो और ये अच्छी बात भी है, आप एक स्टूडेंट है तो आपको जिस टीचर से आपको समझ में आए, उस टीचर को आप पकड़िए। और आप तमाम संस्थानों में मान लीजिए आप वहाँ से कुछ कलेक्ट किए, कुछ डाटा आपने वहाँ से कलेक्ट किया, कुछ डाटा वहाँ से कलेक्ट किया, ये तो अच्छी बात है। अगर और कोई बच्चा ये अच्छा रैंक लाया और ये बोल दे कि नहीं मैं सिर्फ एक ही संस्थान से पढ़ा हूँ, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए प्यारे दोस्तों। और अभी फ़िलहाल देखते हैं डीपीएसटी में जाते हैं, अभी क्या होता है, रनिंग में जाते हैं, उसके बाद देखते हैं फाइनल में क्या होता है क्या नहीं होता। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी का अगर डीपीएसटी में आया है तो भाई आपका कहाँ गया है, कैसे गया है, प्लीज़ बताइएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को, जय हिंद। और अभी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।